आज की सबसे बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया, भारत और चाइना के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर जरा दिखाती हूं कि आखिर उन्होंने ट्रूथ सोशल पर इन तीनों देशों को लेकर क्या लिखा है। वो चाइना के लिए डीपेस्ट और डार्केस्ट जैसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं और इनका मतलब आखिर क्या है। तो आइए इस पोस्ट में, क्योंकि मैं वो पोस्ट खुद भी लेकर आई हूं आपको दिखाने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप, ये हमेशा चर्चा होती है ना कि सुबह सुबह उठने के बाद कुछ ना कुछ वो लिखते हैं, बोलते हैं भारत के खिलाफ या अन्य देशों के खिलाफ। तो ये है उनका ये पोस्ट, जिसमें उन्होंने तस्वीर डाली है शी जिनपिंग की, चाइनीज राष्ट्रपति की, व्लादिमीर पुतिन रशियन राष्ट्रपति की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और लिखा है लुक्स लाइक वीव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। ऐसा लगता है कि हमने भारत और रशिया को सबसे गहरे, सबसे अंधकारमय चाइना के हाथों खो दिया है। ईश्वर करे कि उनका भविष्य लंबा और समृद्ध हो। ये देखिए, ये है मेरे हाथ में वो पोस्ट जो आज उन्होंने कहा। ये साफ साफ बताता है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है वो इधर उधर की बात नहीं। यहां उन्होंने चाइना के लिए डीपेस्ट और डार्केस्ट शब्दों का भी इस्तेमाल किया, जिसमें डीपेस्ट का मतलब होता है सबसे गहरा और डार्केस्ट का मतलब होता है सबसे अंधेरा। ये शब्द मुहावरे की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनका मतलब क्या होता है? मतलब यह होता है कि राष्ट्रपति ट्रंप चाइना को एक खतरनाक देश बता रहे हैं और अमेरिका विरोधी बता रहे हैं। और यही उनकी मंशा है कि वो ये दिखाएं कि देखिए भाई, ये दोनों देश तो इस वक्त चाइना के साथ हैं, एक खतरनाक देश है चाइना। और ये वो हमेशा से करते आए हैं, अमेरिका विरोधी ताकत के रूप में पेश कर रहे हैं वो। और ये बताना चाहते हैं कि अब भारत और रशिया भी ज्यादा शायद चाइना के साथ जाकर खड़े हो गए हैं। भारत ने भले अब तक चाइना, रशिया और अमेरिका से रिश्तों को लेकर संतुलन बनाकर रखा, लेकिन अमेरिका आज से यही मानेगा कि हम चाइना के खेमे में हैं, तो एक साथ रंग भरने हमें चाइना के खेमे में गिरने का एक मतलब है। समझिए क्यों वो रशिया, चाइना और साथ में इंडिया एक खेमे में वो डाल रहे हैं। इस खेमे में डालने का मतलब एक है कि अमेरिका हमें अपने दुश्मन देश चाइना का सहयोगी मानेगा, और यही रंग देने की कोशिश है, जो कि पूरी तरह से गलत है, सच नहीं है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं बड़ी स्क्रीन पर और दिखाते हैं कि आखिर इस पोस्ट के पीछे की मंशा क्या है। क्योंकि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप भारत, रशिया और चाइना को एक साथ दिखाते हैं, तो वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम चीन के खेमे में हैं, दुश्मन देश के खेमे में हैं। यहां पर देखिए, चीन, रशिया, अमेरिका से भारत का एक संतुलन, यही सबसे बड़ा मुद्दा है। भारत कभी भी चाइना के उस काउंटर ब्लॉक का हिस्सा नहीं बना जिसमें चाइना हमारे कंधे पर बंदूक रखकर अमेरिका को निशाना बनाए। हमने इस मामले में चाइना से एक निश्चित दूरी बनाकर रखी है। और एससीओ समिट में भी भारत इसलिए गया क्योंकि हम इसके स्थायी सदस्य हैं, और ये पहली बार नहीं हुआ है। हम वहां पर विक्ट्री डे परेड के लिए नहीं रुके। देखिए, साल 2014 में ब्राजील का ब्रिक्स समिट, 2016 में चीन का G20 समिट, 2016 में चाइना का G20 समिट, 2017 में कजाकिस्तान का एससीओ समिट, 2017 का ही जर्मनी वाला G20 समिट, 2017 में चीन का ब्रिक्स समिट, 2019 में ब्राजील का ब्रिक्स समिट, 2024 में देखिए ये जो आंकड़े हैं, ब्रिक्स नंबर्स है, ब्रिक्स समिट रशिया का, वर्ष 2025 में अब जो एससीओ समिट चाइना में हुआ है। ये तमाम ऐसे समिट्स हैं जिसमें भारत जाता रहा है। अब कौन कौन से दुश्मन देश पहुंच रहे हैं या कौन कौन से स्थायी दोस्त पहुंच रहे हैं, ये सब मायने नहीं रखता है, क्योंकि ये गुट और इन समिट्स के जरिए आपकी कूटनीति तय होती है, आपका फॉरेन ट्रेड तय होता है। अमेरिका ने साल 1965, 1971 और 1999 के करगिल युद्ध में हमारी मदद नहीं की थी, और फिर जो परिस्थितियां बनी थी वो आपने देखी। क्योंकि चाहे वो वर्ष 1965 हो, वर्ष 1971 हो या वर्ष 1999 हो, अमेरिका ने मदद की क्या? आज भी हम रशिया से जो कच्चा तेल खरीद रहे हैं, उसके लिए साल 2022 में अमेरिका ने ही आग्रह किया था और ये कहा था कि भारत यूक्रेन युद्ध के दौरान, जब रशिया और यूक्रेन के बीच ये युद्ध हो रहा है, तो उसके बाद रशिया से कच्चा तेल खरीदेगा तो दुनिया में जो कीमतें हैं पेट्रोल की, वो कीमतें स्थिर रहेंगी। लेकिन आज यही अमेरिका कहता है कि हम ये तेल क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को एक बहाना चाहिए। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस पोस्ट के गहरे मायने हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने डाला है।
वो इसके जरिए एक बार फिर से अपनी नीति को सही ठहराने के लिए एक बेतुकी सी दलील दे रहे हैं और इसी के साथ साथ भारत की स्टीरियोटाइपिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप ये तस्वीर देखिए, यह है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो। दावा है कि अब तक राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को लेकर जो कुछ कहा और हम पर जो 50% टैरिफ लगाया, इन्हीं साहब ने, उसके पीछे यही है पीटर नवारो। ये बात हम आपको बार बार बता रहे हैं, पीटर नवारो ही वो दिमाग था जिसने भारत के खिलाफ पूरे मामले को भड़काया है और 50% तक टैरिफ ले गए। ये आए दिन हमें लेकर नए नए आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि भारत में रशिया से कच्चा तेल खरीदने का फायदा ब्राह्मण्स को मिल रहा है। लेकिन आज हमारे विदेश मंत्रालय ने इन्हें जवाब दिया है और ये कहा है कि पीटर नवारो के सभी दावे गलत हैं, भ्रामक हैं। हालांकि विदेश मंत्रालय ने राष्ट्रपति ट्रंप के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं की। पीटर नवारो के कमेंट के बारे में हम लोगों ने कुछ गलत और गुमराह करने वाले कमेंट या स्टेटमेंट श्री नवारो की तरफ से देखा है और साथ ही साथ हम ये कहना चाहते हैं कि ये हमारे लिए अस्वीकारनीय है, इसको हम अस्वीकार करते हैं। रिगार्डिंग दी पोस्ट, आई हैव नो कमेंट्स टू ऑफर ऑन दिस पोस्ट एट दिस। तो इस पे हमारे पास अभी टिप्पणी करने के लिए कुछ नहीं है। इस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम अपनी पूरी ताकत से यह साबित करने में लग गई है कि भारत यूक्रेन युद्ध का असली दोषी है और इसी कड़ी में यह सब कुछ हो रहा है। अमेरिका की जिस निचली अदालत ने टैरिफ पर राष्ट्रपति ट्रंप के फैसलों को गलत बताया था, उस फैसले के खिलाफ ट्रंप प्रशासन अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और वहां भी उसने भारत को आधार बनाकर अपनी टैरिफ नीति को सही साबित करने की पूरी कोशिश की है। ट्रंप प्रशासन ने कोर्ट में कहा कि भारत पर लगाया गया 50% टैरिफ यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए बहुत जरूरी है और असली उसकी जो दलील है वो ये है कि भारत रशिया से कच्चा तेल खरीदकर अमेरिका के हितों का नुकसान कर रहा है। इसी में यह भी दलील दी गई कि निचली अदालत का फैसला राष्ट्रपति ट्रंप के पिछले 5 महीनों की व्यापारिक बातचीत को मुश्किल में डाल सकता है और इससे यूरोपियन यूनियन, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देशों के साथ हुए समझौते खतरे में पड़ सकते हैं। जबकि इन टैरिफ्स का विरोध करने वाले याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ट्रंप के ये टैरिफ छोटे व्यापारियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इसीलिए टैरिफ की ये नई दरें रद्द हो जानी चाहिए। अमेरिका का मीडिया कह रहा है कि अगर निचली अदालत की तरह वहां के सुप्रीम कोर्ट ने भी टैरिफ की नई दरों को गलत माना तो राष्ट्रपति ट्रंप कुछ नहीं कर पाएंगे और ऐसी स्थिति में सर्वोच्च अदालत का फैसला ही मान्य होगा और अमेरिका की ओर से सभी देशों पर लगाए गए टैरिफ रद्द हो जाएंगे। जबकि राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि ऐसा हुआ तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा और वो भारत को बार बार यूक्रेन युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये कोशिश है कि पूरी तरह से भारत के खिलाफ एक एजेंडा चलाया जाए और भारत के खिलाफ ये कहा जाए कि भारत ही यूक्रेन रशिया युद्ध के लिए जिम्मेदार है। हालांकि यूरोप के देश राष्ट्रपति ट्रंप की इस दलील से इत्तेफाक नहीं रखते तो ये जरा देखना चाहिए, जिस यूरोपियन यूनियन के साथ अपनी डील को लेकर इतने आतुर रहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनको ये देखना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन क्या कह रहा है। ये बातचीत जो हो रही है, अब इसके बाद उन्होंने पोस्ट क्या लिखा है सोचिए। एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप ये कह रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध मोदी का युद्ध है और दूसरी तरफ यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत करने की तस्वीर डाल रही हैं और कह रही हैं कि यूक्रेन युद्ध को समाप्त कराकर शांति लाने में भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। इस लाइन को ध्यान से पढ़े। हर वो शख्स जो बार बार अलग अलग तरह के प्रोपेगेंडा में फंस जाता है, पूरा विश्व ये मान रहा है। ये यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष है और ये कह रही है हमें प्रधानमंत्री मोदी से बात करके खुशी हुई, हम राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ भारत के लगातार सहयोग का स्वागत करते हैं। रशिया को उसके आक्रामक युद्ध को समाप्त करने और शांति की राह में भारत की अहम भूमिका है। वो साफ साफ शब्दों में कह रही है, इस लाइन को ध्यान से पढ़िए, कि इस युद्ध को, आक्रामक युद्ध को समाप्त करने और शांति की राह में भारत की अहम भूमिका है। हम वर्ष के अंत तक मुक्त व्यापार समझौते पर यानी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, जो डील हम नहीं कर पाए हैं, ट्रेड डील अभी तक अमेरिका से, वो यूरोपियन यूनियन से हमारा हो जाएगा। और वो साफ साफ लिख रही हैं कि इस साल के अंत तक मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत करने के लिए पूरी तरह हम प्रतिबद्ध हैं। और ये पोस्ट उनका मेरे हाथ में भी है, हमने आपको बड़ी स्क्रीन पर भी दिखा दिया, तस्वीर भी दिखा दी। लेकिन इससे आप समझ जाइए कि अब इस पूरे मामले में यूरोपियन यूनियन का क्या पक्ष है, क्योंकि जल्द ही हमारा इसी साल उनके साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो जाएगा, ये भी वो कह रही हैं। साथ ही ये कह रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी भूमिका है
इस युद्ध को अगर समझौते की तरफ ले जाया जा रहा है तो उसमें तो ये तमाम बातें उन्होंने कही है, लेकिन सबसे ज्यादा नजर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर है, क्योंकि अगर ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हम यूरोपियन यूनियन के साथ करते हैं तो जितने देश यूरोपियन यूनियन में हैं उन सब के साथ हमारा एफटीए हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम के साथ हम कर चुके हैं, यानी इंग्लैंड के साथ। ऐसे में ये एक बड़ी सफलता होगी। इसी हफ्ते राष्ट्रपति ट्रंप ने यह बताने की कोशिश की थी कि अमेरिका भारत के निर्यात के लिए सबसे बड़ा ग्राहक है, और अब जब ज्यादा टैरिफ के कारण हमारा निर्यात अमेरिका को कम हो जाएगा तो हमें काफी नुकसान होगा। यह बात तकनीकी तौर पर सही भी है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ये भूल गए कि इस दुनिया में और भी देश हैं और भारत ने सही से कोशिश की तो हम इन बाकी देशों में अपने निर्यात को बढ़ा सकते हैं, और अब वही हो रहा है। भारत अब तक कुल 21 फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स और व्यापार समझौते कर चुका है। यह बात दूर तक जानी चाहिए। 21 फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स हम कर चुके हैं। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इन तमाम देशों के साथ हमने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कर लिया है। ऐसे में यूरोपियन यूनियन के साथ अभी बस इंतजार है। इसके अलावा इसमें यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन भी शामिल है, जिसमें कुल 4 देश हैं, जिनमें एक देश है आइसलैंड, दूसरा है लाइकेनस्टीन, तीसरा है नॉर्वे, चौथा देश है स्विट्जरलैंड। इन देशों के साथ भी हमारा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो चुका है। इस व्यापार समझौते से भारत के निर्यात की पहुंच उन देशों तक हो गई है जिनका मार्केट साइज लगभग 630 लाख करोड़ रुपए का है, और हम यहीं रुकने वाले नहीं हैं। बहुत जल्द, जैसा हमने आपको बताया, यूरोपियन यूनियन, ओमान, पेरू, इन तमाम देशों के साथ हमारा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट फाइनल हो सकता है। और सोचिए, इनमें भी यूरोपियन यूनियन में कितने देश हैं? 27 देश, जो अब तक भारत के लिए दूसरे सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स रहे हैं। और हमने पिछले साल यूरोपियन यूनियन को 7,30,000 करोड़ रुपए का सामान निर्यात किया था। लेकिन सोचिए, जब फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो गया और हमारा सामान आसान शर्तों पर यूरोपियन यूनियन के देशों में पहुंचने लगा तो हमारा एक्सपोर्ट कितना बढ़ जाएगा। असल में जब यह कहा जाता है कि भारत के लिए अपना निर्यात बढ़ाना मुश्किल नहीं है, तो बहुत सारे इस बात पर विश्वास नहीं कर पाते। लेकिन यह सच है कि 2014-15 से 23-24 के बीच मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट 78 गुना बढ़ा है, 78 टाइम्स, और यह पहुंच गया है 1,764 करोड़ रुपए से अब 1,38,000 करोड़ रुपए हो गया। 2013-14 से 23-24 के बीच दवाइयों का एक्सपोर्ट 85% बढ़ा है, 85%, और ये 1,33,000 करोड़ रुपए से अब 2,46,000 करोड़ रुपए हो गया। इसी समय अवधि में इंजीनियरिंग गुड्स का निर्यात 75% बढ़ा है, और ये 5,49,000 करोड़ रुपए से 9,64,000 करोड़ रुपए हो गया है। और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट भी 112% बढ़ा है, और ये 2 लाख करोड़ रुपए से 4,25,000 करोड़ रुपए हो गया है। और अब तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ये कह रहे हैं कि हम इस साल अमेरिका के 50% टैरिफ लगने के बावजूद भारत का एक्सपोर्ट घटेगा नहीं, बल्कि ये और बढ़ता जाएगा। लगभग एक प्रकार से समय अनुकूल है, क्योंकि इससे एक डोमेस्टिक डिमांड में जब उछाल आएगा तो जो अगर कोई इंपैक्ट हमारे एक्सपोर्ट में हो, वैसे तो मैं मानता हूं इस साल का एक्सपोर्ट पिछले वर्ष से ज्यादा होगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। इस वर्ष का एक्सपोर्ट निर्यात पिछले वर्ष से ज्यादा होगा, लेकिन साथ ही साथ जब ये डोमेस्टिक डिमांड भी आएगी तो एक प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा आगे के कई वर्षों के लिए। वाणिज्य मंत्री जी, आपने कहा कि पिछली बार से ज्यादा एक्सपोर्ट होगा, इसका आधार क्या है? क्योंकि ये खबर आई थी कि अगर अमेरिका नहीं, जो लगभग 18% हमारा एक्सपोर्ट है, तो हम अन्य जगहों पर निर्यात करके बाजार ऑलरेडी कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी बात चल रही है। नए देशों के साथ व्यापार की कॉम्प्लीमेंटैरिटी, यानी अगर कोई अफ्रीका का देश है, वो आज टेक्सटाइल खरीदते हैं बाहर से, तो हम भारत से उनको टेक्सटाइल भेज देंगे, और उनका कोई वस्तु ऐसा हो जो हमें चाहिए, समझो तेल है उनके पास, या एडिबल ऑयल है, या दालें हैं जो हमें चाहिए, वो हम उनके पास से खरीद सकते हैं। तो आदान प्रदान, ऐसे हमने 50 देशों के साथ बातचीत शुरू की है। असल में सिर्फ मेड इन इंडिया सामानों को दूसरे देशों में निर्यात करके भारत एक बहुत बढ़िया महाशक्ति नहीं बन सकता है। जब विश्व भर के बाजार, जो विश्व भर की अर्थव्यवस्थाएं हैं,
वो भारत को एक बाजार की तरह देख रही हैं, क्योंकि हम एक उपभोक्ता बाजार है। सबसे बड़ी आबादी, सबसे ज्यादा खपत, ये हम कर सकते हैं। तो ऐसे में सिर्फ मेड इन इंडिया अगर बाहर बिके तो उसी से सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम नहीं बनेंगे, बल्कि हमें इसके लिए मेड इन इंडिया सामानों को अपने देश में भी समर्थन देना होगा। स्वदेशी सामानों को ज्यादा से ज्यादा खरीदना होगा। इसीलिए हम कह रहे थे कि आपसे आज हम कुछ कहने वाले हैं। जीएसटी की दरों में हुई ऐतिहासिक बदलाव के बाद अब भारत के लोगों के पास एक बहुत बड़ा मौका है, और यह मौका आपको अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। यह मौका है जीएसटी सुधारों के जरिए स्वदेशी सामानों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने का। यह मौका है मेड इन इंडिया सामानों को सफल बनाने का। वहीं अगर आप देखिए तो वर्ष 2024 में ये और भी बढ़ जाता है, और 4.25 लाख करोड़ लोगों ने दिवाली पर भारतीयों का ये खर्च है। डेटा है हमारे सोर्स का, जो CAIT, जिसका ये मानना है कि अगर आप देखें, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान का जो सालाना बजट है उसके आसपास है सिर्फ दिवाली का हमारा खर्च, सिर्फ दिवाली का हमारा खर्च 4.25 लाख करोड़ रुपए है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के पूरे साल के बजट के आसपास है ये। सोचिए, जब जीएसटी के 4 स्लैब थे, छोटी गाड़ियों, मोटरसाइकिल्स, एसी, वॉशिंग मशीन, खाने पीने की चीजों पर ज्यादा जीएसटी लगता था, तब भारत के लोगों ने सिर्फ धनतेरस और दिवाली के त्योहारों पर 4,25,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। तो अब जब जीएसटी की दरों में भारी कटौती है, 12 और 28% के स्लैब को हटा दिया गया है, तो यह वर्ष कितना खर्च बढ़ सकता है। योगदान आपका और हमारा होगा, क्योंकि सोचिए, अगर लोगों ने इस बार यह तय कर लिया कि वो खरीदारी के वक्त सिर्फ भारत, मेड इन इंडिया, स्वदेशी सामानों को ज्यादा प्राथमिकता देंगे, तो ये हमारी पूरी अर्थव्यवस्था के लिए कितना बड़ा मौका ही मौका होगा। अनुमान है कि इस बार भारत के लोग नवरात्र, दशहरा, धनतेरस, दिवाली पिछले साल से 15% ज्यादा खर्च कर सकते हैं। यह माना जा रहा है कि दिवाली के त्योहार पर, इन पूरे चारों त्योहारों पर पिछली बार से लगभग 15% ज्यादा खर्च इस बार लोग कर सकते हैं। और जीएसटी की दरों में बदलाव से लोगों के खर्च में 7 से 8% की वृद्धि हो सकती है। इस वृद्धि से होगा यह कि इस बार इन सारे त्योहारों पर कुल 5,20,000 करोड़ रुपए खर्च हो सकता है। यह हम आपको लोअर एज बता रहे हैं, जो अभी तक की मिली जानकारी है उसके मुताबिक। मतलब लगभग 5.25 लाख करोड़ तक जोर लगाना है, स्वदेशी खरीदना है, भारत का ही सामान लेना है। अगर त्योहारों पर खर्च होने वाले इन पैसों का एक बड़ा हिस्सा इस बार स्वदेशी सामानों पर खर्च हुआ, तो भारत में मेड इन इंडिया को एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। अपना योगदान दीजिए। पिछले 24 घंटे में हूती विद्रोहियों ने यमन से इजराइल पर 3 मिसाइलें दागी, लेकिन ये तीनों फेल रही, और अब ऐसा लग रहा है कि इजराइल और यमन के बीच युद्ध के हालात बन सकते हैं। हूती विद्रोहियों ने फिर से क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया है ताकि इजराइल के बड़े क्षेत्र में तबाही हो सके। बुधवार को 2 मिसाइलों से क्लस्टर बॉम्ब्स दागे गए, लेकिन ये दोनों मिसाइलें इजराइल के एयर डिफेंस को पार नहीं कर पाई। आईडीएफ के मुताबिक इन दोनों मिसाइलों को सऊदी अरब में इंटरसेप्ट कर लिया गया था, और इसीलिए जल्दी ही इन्हें नाकाम कर दिया गया। हूती विद्रोहियों ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया है। इसके बाद कल यमन के अल बुदियादाह एयरपोर्ट, जो पोर्ट है, पोर्ट सिटी, उसकी तरफ से एक शिप पर एक मिसाइल अटैक किया गया। यह मिसाइल शिप से कुछ दूरी पर जाकर गिरी, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमलों को लेकर इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं, इजराइल कात्स, उन्होंने बड़ी चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कहा है कि हूती विद्रोहियों ने हमले नहीं रोके तो उन पर बिब्लिकल प्लेग जैसा कहर टूटेगा। बिब्लिकल प्लेग बाइबल में बताए गए 10 तरह की सजाओं को कहा जाता है, जिसमें इंसानों पर 10 तरह की महामारी और प्राकृतिक आपदाएं एक के बाद एक कहर बनकर टूटती हैं। श्रीनगर में हजरत बल दरगाह के अंदर भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अपमान किया गया। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने हजरत बल दरगाह की मरम्मत का काम शुरू किया, और इस प्रोजेक्ट के उद्घाटन पर यहां एक आधारशिला का पत्थर लगाया गया था। इस पर अशोक स्तंभ बना हुआ था। भारत के इस राष्ट्रीय प्रतीक को लेकर वहां पहुंचे मुस्लिम श्रद्धालुओं ने कड़ी आपत्ति जताई, जिसके बाद खूब बवाल हुआ। हजरत बल दरगाह के हंगामे की ये तस्वीरें सामने आई हैं। इसमें बड़ी संख्या में वहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग आधारशिला पर उकेरे गए अशोक स्तंभ को नुकसान पहुंचाते हुए नजर आए।
इन लोगों का कहना है कि ये आधारशिला एक धार्मिक स्थान पर मौजूद है और इस पर अशोक स्तंभ होने से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। इस मामले में वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन दरख्शां जो अंद्राबी हैं, उन्होंने दरगाह में मौजूद मौलवियों की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि अशोक स्तंभ भारत की राष्ट्रीयता का प्रतीक है। ये किसी धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, बल्कि ये तो हर भारतीय के भारत का प्रतिनिधित्व करता है। दिवाली के आने में अभी 1 महीने से ज्यादा का वक्त है, लेकिन ब्रिटेन के लेसेस्टर में इसको लेकर बवाल शुरू हो गया है। लेसेस्टर के एक शहर में जहां पर बड़ी संख्या में हिंदू आबादी रहती है, हर साल यहां पर दिवाली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार यहां के हिंदू दिवाली मना पाएंगे या नहीं, इसको लेकर एक संदेह बन गया है। ब्रिटिश अधिकारियों ने इस बार लेसेस्टर में सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देकर दिवाली मेले जो वहां लगते थे, आतिशबाजी हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, उनके आयोजन पर रोक लगा दी है। इस बार जब यहां पर हिंदू समुदाय दिवाली सेलिब्रेशंस के लिए सांस्कृतिक आयोजनों की अनुमति लेने गए, तो उनको कहा गया कि इस आयोजन की वजह से लोगों की जान को खतरा हो सकता है। हर साल लेसेस्टर के बेलग्रेव रोड को दिवाली के दिन बंद रखा जाता था और इसी पर सांस्कृतिक आयोजन, मेले, फूड स्टॉल्स लगाए जाते थे। इस बार लेसेस्टर सिटी काउंसिल ने रोड को बंद रखने की बात मान ली है, लेकिन उन्होंने आतिशबाजी और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने से मना कर दिया है।